तो लो दोस्तों, आ चुका हूँ किल द हीरो सीजन 2 के साथ। अगर आप लोगों ने सीजन 1 ना देखा हो तो जाकर मेरे चैनल में देख सकते हो, जो कि लगभग 10.5 घंटे की वीडियो है। तो इस सीजन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पार्क्यून को, जहाँ पे वो अपनी उंगली को टेबल के ऊपर टैप टैप करते हुए कह रहा होता है, तुम तो हर बार मुझे हैरान करते हुए जा रहे हो और ये सोचना कि तुम मुझे धोखा देने में लगभग कामयाबी हो चुके थे। जहाँ हम उसके सामने देखते हैं किम को, और पार्क्यून किम से कहता है, मैं तो लगभग सोच ही चुका था कि तुम वहाँ पे मर चुके हो। तो ये सुनकर किम कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन आप जानते हो कि वे लोग क्या कहते हैं, अपने दुश्मन को धोखा देने से पहले अपने दोस्तों को धोखा देना। तो किम की शायरी को समझकर पार्क्यून कहता, आई गेस अब मुझे भी लगता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन अगर अब से तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इस तरह की शरारतें मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। जो कहते हुए पार्क्यून अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। और आप लोग ये मत सोचना कि पार्क्यून कोई कमजोर इंसान है, क्योंकि उसने पहले ही 6ठे फ्लोर डंजन को क्लियर कर चुका है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि आखिर इसका लेवल किस हद तक होगा। तो किम पार्क्यून के किलिंग इंटेंट के प्रेशर को सहते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया। तो ये सुनकर पार्क्यून अपने चेयर से उठकर अपने डोर से कुछ निकालते हुए कहता है एक और बात, जो कहते हुए उसके सामने कुछ पेपर को रख देता है, जिसमें लिखा था जोहान और इशाक, चौथे और पांचवें फ्लोर के एक अकेले घोड़े। इन लोगों का नाम अभी ट्रेंड में चल रहा है। और फिर पार्क्यून किम से कहता है, जोहान जॉर, जिसके बारे में मैं पिछली बार बात कर रहा था, वो अब मुझे आजकल बहुत परेशान कर रहा है। और मीडिया इन दोनों का राइवली करवा कर बस बकवास करते जा रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। मुझे इशाक की एक ऐसी इमेज चाहिए जिसके सामने उसका कोई भी राइवल ना हो। तो मुझे इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूँ, किसी भी तरह इशाक को मनाओ और उन सभी को रोन दो जो उसके सामने आते हैं, है ना। ये सुनकर किम कहता है, अगर इशाक को और भी ज्यादा अलग दिखाना है। लेकिन तभी पार्क्यून कहता है, क्या मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा नहीं उठाना चाहिए? क्या ये सही नहीं है? तो ये सुनकर किम कहता है, हाँ मैं समझ गया। तो क्या आप लाइटनिंग किंग के साथ मेरे लिए एक रास्ता बनाओगे? तो ये सुनकर तो पार्क्यून हैरान हो जाता है, जहाँ वो कह रहा होता है, क्या लाइटनिंग किंग, लेकिन अचानक से तुमने उसके बारे में मेंशन क्यों किया? तो किम उसे बताता है, क्योंकि उसके पास वो आइटम है जो इशाक को चाहिए। और अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आखिर किम किसके बारे में बात कर रहा है, समन लीच स्किल। और अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें स्वॉर्ड मास्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बड़े गुस्से से अपने ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। जहाँ फिर वो सकुरा से कहते हैं, तो इशाक ने एजिस शील्ड के बजाय सोलोमन रिंग की डिमांड की है ना। तो सकुरा अपना सर झुकाते हुए कह रही होती है, हाँ मास्टर, मुझे इसके लिए माफ कर देना। तो ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर कहता है, नहीं, वो मैं था जिसने रिवॉर्ड के तौर पर एजिस शील्ड को आगे रखा था, और अगर अब उसके बदले हमें दूसरी चीज को कंपनसेट करना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए बुरा नहीं है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है, लेकिन फिर भी आखिर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला कि हमारे पास सोलेमन रिंग है। तो ये बात सुनकर तो सकुरा कसम खाने लग जाती है, मास्टर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपनी लाइफ की कसम खा रही हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देने वाली हूँ। तो स्वॉर्ड मास्टर उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं, नहीं, मैं अपने डिसेबल के ऊपर नहीं डाउट कर रहा हूँ, ऐसा लगता है हमारे बीच कोई चूहा है जो ये सभी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो ये बात सुनकर सकुरा अपना सर झुकाते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, अभी मेरे पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि वो ट्रेटर है, और मैं जल्दी ही ट्रेटर को ढूंढ लूंगी और इशाक के साथ मिलकर उन दोनों को खत्म कर दूंगी। तो स्वॉर्ड मास्टर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, उन्हें रहने दो। तो ये बात सुनकर तो सकुरा हैरान होते हुए कह रही होती है, लेकिन बट अभी स्वॉर्ड मास्टर अपने स्वॉर्ड को अपने मियान में रखते हुए कहता है, उनकी स्पीड ग्रोथ को देखते हुए वो दिन जल्दी ही आएगा जब हम दोनों आमने सामने मिलेंगे। तो ये बात सुनकर सकुरा हैरान होते हुए कह रही होती है, कहीं इसका मतलब तो स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अब मुझे सेटिस्फाई करने वाली एकमात्र चीज यही होगी कि मैं उन्हें अपने खुद के हाथों से काट डालूं। और हम स्वॉर्ड मास्टर की ट्रेनिंग को देखते हैं, जिसने कई सारे लकड़ी के डॉल को काट दिया है। और अब हमारा शिप वगैरह में थंडर बेस कैंप का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कीरा को, जो कि हैरान होते हुए कह रही हो, ओह मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मेरे सामने कोई एक गोश्त है? नहीं, क्या मुझे इसे ज़ॉम्बी कहना चाहिए? तो हम कीरा के सामने देखते हैं किम को, जहाँ पे किम मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं ऐसा समझ सकती हो कि मैं कोई गोश्त ही हूँ जो उसके आसपास ही रहता है, क्योंकि ये मेरे काम के लिए बिल्कुल मेरे ऊपर सूट करता है। तो ये सुनकर कीरा हंसते हुए कह रही होती है, ओहो लगता है कि तुम पूरी दुनिया के सामने मरने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम पूरा दिन इशाक के केयर करने में बिजी हो, है ना। किम कहता है, खैर ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसलिए आप इसे जिस तरह चाहे उसी तरह सोच सकते हैं। हे कमीने, क्या तुम अपने बात करने के तौर पर गौर करोगे? आखिर तुमने अभी क्या कहा है? जहाँ पे कीरा टेबल पर हाथ पटकते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें भी पता है आखिर तुम अभी कहाँ पे हो? जिस तरह तुम अभी मुंह चला रहे हो, पूरी दुनिया तो पहले ही मान चुकी है कि तुम पहले ही एक लाश बन चुके हो। तो अगर तुम सचमुच यहाँ पे मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या मैं सही कह रही हूँ, है ना। तो ये बात सुनकर तो किम बस मुस्कुरा देता है और वो कहता है, चलो अब इस बेकार बहस को बंद करते हैं, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो ये देखकर तो कीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ पर मन में कह रही होती है,
ये कमीना बहुत ही ज्यादा अजीब है, अगर ये मेरे लीडर के ऑर्डर में ना होता। जो सोचकर वो अपने पैर को टेबल के ऊपर रखते हुए कह रही होती है, ठीक है बोलते रहो, मैं बस तुम्हारी 1 मिनट बात सुनूंगी। तो किम कहता है, लाइटनिंग किंग, मैंने ये सुना है कि वो बस आइटम को लेन देन करता है ना? तो कीरा कहती है, तो क्या हुआ? तो किम कहता है, तो तब तो ये पक्का है कि इस एक्सचेंज के अंदर एक पर्सन को भी इंक्लूड किया जा सकता है ना? तो ये बात सुनकर तो कीरा थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी होती है, जहाँ पे वो अपना आईब्रो उठाते हुए उसको देखने लग जाती है और किम उससे कहता है, मुझे हैरानी है आखिर मुझे क्या मिल सकता है अगर मैं इशाक को थंडर गिल्ड को बेच दूं। तो ये सुनकर कीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम यहाँ पे इशाक के बिहाफ पे नेगोशिएट करने भी नहीं आए हो और तुम हमें इशाक बेच रहे हो। जहाँ इसकी वजह से कीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, जहाँ गुस्से से कीरा कह रही होती है, मैं तुम्हारे ऊपर नरमी बरतने वाली थी लेकिन तुम पागल कमीने, तुम बस यहाँ पे मजाक कर रहे हो। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है जो कहता है, इंटरेस्टिंग। तो इस आवाज को सुनकर तो किम भी हैरान हो चुका होता है, जहाँ मुंडी घुमाकर अपने पीछे और देखता है, जहाँ पीछे हमें थंडर लाइटनिंग किंग को दिखाया जाता है। और ये देखकर तो कीरा भी हैरान हो चुकी होती है, जहाँ वो हैरानी से कह रही होती है, लीडर। और थंडर किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या मुझे उसके लिए किलोग्राम के हिसाब से पे करना होगा? तो ये सुनकर किम मुझसे कहता है, खैर मुझे इससे हैरानी नहीं होगी, लेकिन आखिर से फर्क क्या पड़ता है? आपको ऐसे बंदे की जरूरत तो नहीं होगी जिसके हाथ पर कटे हो होंगे, है ना? तो ये बात सुनकर थंडर किंग कहता है, वेल ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर लग रहा है, तो चलो मुझे इसके बारे में और बताओ। और अब हमारा शिनशिप वगैरह में डंजन के अंदर ली और किम को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली खाना खाते हुए कह रहा होता है, क्या सचमुच तुम ऐसा करने जा रहे हो? किम कहता है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो ली उसे कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा है, और वो चौथा फ्लोर वाला डंजन जिसके अंदर लगभग हम लोग तो मरी गए थे। तो किम उसे कहता है, आखिर क्या मैंने ऐसा किया? तो ये बात सुनकर ली उससे गुस्से से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि क्या मैंने ऐसा किया? और वैसे भी 5वें फ्लोर वाले डंजन को हम लोग क्लियर करने में एग्री कर चुके हैं, लेकिन ये A+ रैंक वाला डंजन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? तो ये बात सुनकर किम एक स्मोक सी स्माइल लाते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम वो डंजन से डरते हो? तो किम की बात सुनकर तो ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, जहाँ गुस्से से कह रहा होता है, आखिर तुम हमेशा मुझे प्रोवोक करने की कोशिश क्यों करते रहते हो? और तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे प्रोवोक करोगे और मैं फिर से इसके चक्कर में पड़ जाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? लेकिन तभी कि मुझसे बड़े सीरियस होते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ कोई यहाँ पे आ रहा है। तो ये बात सुनकर ली तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ता है, जहाँ पीछे देखकर तो ली भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुका होता है, और हमें उसके सामने किसी को दिखाया जाता है जो कि आते हुए कह रही होती है, हेलो। और ये देखकर तो किम हैरान हो चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि लड़की आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, मेरा नाम मिशेल है, मैं मिसा गिल्ड से हूँ और मैं कल रेड में पार्टिसिपेट करूंगी, सो मैं। जो कहते हुए शर्माने लग जाती है और फिर झुकते हुए कह रही होती है, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ और कल हम लोग एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं रेड के लिए, तो इसलिए मैं आपसे बस ग्रीट करने आई थी, यानी कि बधाई देने। लेकिन किम तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि मिशेल नाम उसकी पिछली लाइफ से जुड़ा हुआ था। जाओ मन में कह रहा होता है, हाँ मुझे याद आया, ये उसी दिन था इस डंजन के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि माइकल वहाँ पे मर चुकी होती है और साथ ही उसका भाई उसकी बॉडी को पकड़कर रो रहा होता है। और वहीं पर हम साथ में किम और जॉन जॉर्क को भी देखते हैं, जो कि शांति में खड़े होते हैं, और हम फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे ली हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, तो क्या मुझे तुम्हें एक ऑटोग्राफ देना चाहिए क्योंकि तुम मेरी एक फैन हो? जो कहते हो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो मिशेल उससे कहती है, नहीं मेरे कहने का मतलब। तो ली ये सुनकर कहता है, ओ भगवान मुझे इतना ज्यादा हार्टलेस पर्सन मत बनाओ, चलो फिर बताओ आखिर मैं अपना ऑटोग्राफ कहाँ पे दूं? जो कहते हुए अपने जेब से पेन निकाल चुका होता है, ऑटोग्राफ देने के लिए तैयारी होता है, लेकिन हम मिशेल को देखते हैं जो कि उसको साइड करते हुए सीधे किम के पास पहुंच जाती है, जहाँ उसे झुकते हुए कह रही होती है, मिस्टर इशा क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं प्लीज? और ये देखकर तो ली की बहुत ही बुरी तरीके से जल जाती है, जहाँ मन में किम को गाली दे रहा होता है और किम अपना ऑटोग्राफ देकर उसे दे देता है। और ये देखकर तो ली के हाथ में जो पेन था उसे ही बड़ी गुस्से से तोड़ देता है। और फिर हमारा शिनशिप वगैरह में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डंजन के अंदर देखते हैं मीशा गिल्ड और थंडर गिल्ड को, और वहीं पर हम देखते हैं किम और ली को, जहाँ पे ली तो बहुत ज्यादा निराश हो चुका होता है। और फिर हमारे कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब थंडर किंग और किम की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे थंडर किंग कह रहा होता है, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस पर हर कोई भरोसा करता है उसे कंट्रोल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वो तुम हो किमोजिन, है ना? और ये बात सुनकर तो कीरा किम के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लें? लेकिन तभी थंडर किंग कीरा को चुप करवाते हुए कह रहे होते हैं, और आगे बताओ। तो किम उसे कहता है, मैंने सुना है कि आप कई सारे स्किल पेज और आइटम को कलेक्ट करते हो लीडर, तो आपके पास कुछ ऐसे भी डंजन है जिसके अंदर बहुत सारे खास आइटम है, लेकिन लेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप उस डंजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर क्या हो आपकी जो डिजायर हो हम उस डंजन को क्लियर कर दें, और आप इशाक का यूज करते हुए ऐसा कोई डंजन नहीं होगा जिसे आप उसके अंदर एंटर ना कर सके या फिर जिसे आप क्लियर नहीं कर सके। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब ये फायदा हम दोनों के लिए होगा। और जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। थंडर किंग के पास कुछ ऐसे डंजन है जिसके अंदर जाने की कंडीशन होती है कि उसके पास इतना लेवल होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा लेवल होगा तो वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो उसके पास वैसे
लेवल के आदमी होंगे, लेकिन वो डंजन को क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए किम यहाँ पे अपना फायदा निकालने के लिए आया है। और ये बात सुनकर तो कीरा मन में किम को बस गाली दे रही होती है। और ठंडा किंग किम की कंडीशन वाली बात सुनकर तो मुस्कुराने लग जाते हैं, जहाँ फिर वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। तो किम हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो ठंडा किंग कहते हैं, हाँ लेकिन मैं बिना प्रॉफिट वाला डील कभी नहीं करता। और फिर ठंडा किंग अपनी जगह से उठते हुए कह रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम मेरी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो कुछ और ऑफर लेकर आओ। और फिर ठंडा किंग वहां से जाते हुए कह रहे होते हैं, और मुझे इसमें इंटरेस्ट तब आया जब तुम इशाक को बेचने की बातें कर रहे थे, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ठंडा किंग की बात सुनकर तो कीरा बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है। और फिर कीरा किम की तरफ मुड़कर अपनी किलिंग इंटर्न को रिलीज करते हुए कह रही होती है, बातचीत खत्म हो चुकी है, तुम ऐसा दिखावा कर रहे थे कि तुम्हारे जेब में कुछ है, लेकिन आखिरी में तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। और लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे यहीं पर छुटकारा पा लेना चाहिए, है ना। और ऐसा लगता है कि बस ये हमारे लिए बेकार है। लेकिन हम किम के फेस को देखते हैं जो कि बहुत ही सीरियस होते हुए ठंडा किंग को देख रहा होता है। और तभी किम ठंडा किंग से कहता है, अमेज़न के अंदर दिखाई देने वाला साइक्लोप डंजन, मैंने सुना है कि आप इसे क्लियर करने के लिए एक टीम बना रहे हो, है ना। तो किम की बात सुनकर तो ठंडा किंग वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर किम की तरफ पीछे मुड़ते हुए कह रहे होते हैं, तो क्या हुआ। तो किम मुझसे कहता है, मैं आपके लिए डंजन को क्लियर करने के लिए इशाक को भेजूंगा। ये बात सुनकर ठंडा किंग उससे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा मजेदार जोक है जो मैंने कभी नहीं सुना। तो क्या तुम मेरे लिए उस डंजन को क्लियर कर सकते हो। तो क्या तुम अभी इशाक को, जो अभी अभी चौथे फ्लोर वाले डंजन को क्लियर कर अभी यहाँ पे पहुंचा है, तुम उसे ए रैंक प्लस वाले डंजन को क्लियर करने के लिए आगे भेज रहे हो। और फिर ठंडा किंग पागलों की तरह हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या ही कॉन्फिडेंट है, मैंने भी उसके बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें सुनी हैं। लेकिन हम किम का फेस देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। और फिर हम ठंडा किंग को देखते हैं जो कि किम के पास आते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम उसे क्लियर करने में कामयाब हो जाते हो तो हम फिर से आगे बात करेंगे। और ये बात सुनकर तो कीरा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रही होती है, लीडर। बट किम मुझसे कहता है, तो फिर बताओ आखिर इशाक की कीमत क्या होगी। तो ठंडा किंग उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं इशाक को बाय करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अगर जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बातें वो सच है तो मुझे इशाक को खरीदने के बजाय तुम्हें खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। बताओ आखिर तुम्हें साउंड कैसा लग रहा है, तुम मेरे अंडर काम करोगे। और ये बात सुनकर तो किम कुछ नहीं कहता है। और फिर ठंडा किंग अपने कोट से कुछ आइटम को निकालते हुए कहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। तो मैं इसके लिए उसकी कीमत पर बार्गेनिंग करना शुरू कर दूंगा। जो कहते हुए अपनी पॉकेट से एक स्किल पेज को निकालते हैं जो कि सीधे किम के टेबल के ऊपर रख देते हैं। और इस स्किल पेज का नाम होता है वैम्पायर। और इसका इफेक्ट ये होता है कि तुम इस स्किल का यूज करते हुए एक वैम्पायर में बदल सकते हो। तो किम उसे कहता है, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, हम उस डंजन के अंदर जरूर एंटर करेंगे। और अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होकर हमें साइक्लोप डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जब हम देखते हैं किम के सभी स्केलेटन सोल्जर को जहाँ पे एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और वहीं पर ली भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जहाँ पे ली उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए कहता है, आखिर तुम पार्कियों से क्या कहने जा रहे हो। तो ली की बात सुनकर किम जिस स्केलेटन सोल्जर को कंट्रोल किया होता है उससे बात करते हुए कह रहा होता है, क्या। तो ली उसे कहता है, तुम्हें तो अब तक पता चल चुका होगा कि आखिर हम लोग किसका साथ दे रहे हैं। तो क्या तुम्हें नहीं पता, अगर पार्कियों को इसके बारे में पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेगा, तो इसके लिए तुमने जरूर कोई प्लान बनाया होगा, है ना। तो किम कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं इसे पार्कियन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो किम की बात सुनकर ली हैरान होते हुए कह रहा होता है, व्हाट, आखिर तुमने अभी क्या कहा। लेकिन उसने मॉन्स्टर के अटैक को नहीं देखा होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर के अटैक को देखता है वो तुरंत ही उस अटैक से बच जाता है और तुरंत ही अपनी जगह से गायब होते हुए सीधे उसकी मुंडी के पास आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कह सकते हो। जो कहते हुए ली तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और ली का एक ही पंच उस मॉन्स्टर के लिए काफी था। वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर किम शांति से अपने स्केलेटन सोल्जर को कंट्रोल करते हुए उसको देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस धुएं के अंदर से हमें किसी को निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए किम के स्केलेटन सोल्जर के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, और वो होता है ली। जहाँ पे ली कह रहा होता है, तुम उसे ये बताने वाले हो कि तुमने ठंडा किंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है ना। तुम तो सचमुच यार बिल्कुल ही इंसेन हो। तो किम कहता है, अल्टीमेटली अगर पार्कियों से बचना और उसे धोखा देना ये लगभग इम्पॉसिबल ही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे सच ही बता दिया जाए, यही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये बात सुनकर ली कहता है, ओह तो ये हमारे लिए अच्छा कैसे है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पार्कियन ये कहेगा, ओह मैंने ये देख लिया, और तुम्हें ऐसे ही जाने दे देगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो ली की बात सुनकर किम उसके पीछे आते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। जहाँ पे किम उसके सामने खड़े होते हुए कह रहा होता है, अगर हम लोग ठंडा किंग के कनेक्शन को पार्कियन तक शेयर करेंगे तो क्या वो ऐसा सोचेगा कि हमने उसे धोखा दिया है। यानी कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि काम तो वो ठंडा किंग के लिए करेगा लेकिन वफादार कुत्ता पार्कियन के लिए रहेगा। लेकिन ये पार्कियन का सोच होगा कि वो उसके लिए वफादार कुत्ता है, मगर
यार हमारा एमसी तो एक ऐसा लोमड़ी है जो हर तरफ से बस फायदा उठाना जानता है। और अब हमारा सीनशिप वगैरह में 23 दिन के बाद साइक्लोप डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और उसी के नीचे हम लोग चौथे फ्लोर मिनीटोर लेबिरिंथ को देखते हैं, जहाँ हमें उस लेबिरिंथ के अंदर दिखाया जाता है कि कई सारे रेड गॉब्लिन मरे हुए होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं मीसा गिल्ड के प्लेयर को, जहाँ पे वो बंदा उन सभी रेड गॉब्लिन के ऊपर हमला करते हुए कह रहा होता है, डैमेट इसने फिर से मेरा अटैक डॉज कर लिया, मैं तो लगभग पागल हो चुका हूँ। और फिर चिल्लाते अपने साथी से पूछ रहा होता है, कैली आखिर तुम्हारे साइड की सिचुएशन क्या है। तो ये बात सुनकर वो टकला बंदा मिशेल से पूछ रहा होता है, मिशेल क्या तुम्हें और समय चाहिए। और वहीं मिशेल को भी देखते हैं जिसका अटैक तो रेडी हो चुका होता है, जहाँ पे मिशेल अपने अटैक को तैयार करते हुए उन सभी रेड गॉब्लिन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। और ये देखकर रेड गॉब्लिन तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये देखकर वो टकला बंदा अपने साथी से कहता है, कैली ये कमीने लोग मिशेल को टारगेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करो। लेकिन हमें मिशेल को दिखाया जाता है जहाँ पर मिशेल का अटैक तो चार्ज हो चुका होता है, जहाँ पर वो तुरंत ही उन सभी गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देती है और उसका अटैक कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा धमाका दिखाया जाता है। और उस धमाके के क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी रेड गॉब्लिन मारे जा चुके होते हैं। और ये देखकर वो टकला कह रहा होता है, फू बेरिया सही समय पे लग गया, वरना यहाँ पर हम ही लोग मारे जाते। और ये सभी रेड गॉब्लिन, जहाँ पे वो टकला उन सभी गॉब्लिन को लात मारते हुए कहता है, सचमुच ये हाई लेवल होने के लायक है, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी सचमुच बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और फिर अपने साथियों से कहता है, इससे पहले कि हम इस भूलभुलैया के सेंटर हॉल में पहुंचे, ये सभी मॉन्स्टर लगातार रिस्पॉन होते रहेंगे, और अगर कोई चौड़ा रास्ता है तो चलो उस पर चलते हैं। जहाँ वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें एक ब्लड गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो चुपके से अपने वेपन को तैयार करते हुए एक सही समय का इंतजार कर रहा होता है। और वो टकला आगे कहता है, और अगर हम लोग ऐसे ही इनक्लोज रास्ते के अंदर फंस जाते हैं तो हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम लोगों को एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम लोग आराम से कैंपिंग कर सकें। जाओ बंदा इतना कह रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे की ओर जाती है, लेकिन कुछ ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो रेड गॉब्लिन अपनी जगह से गायब हो चुका होता है। तो ये देखकर वो टकला चिल्लाते हुए अपनी बहन से कहता है, मिशेल अपने पीछे देखो। लेकिन ऐसा लगता है कुछ ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मिशेल उस अटैक को डॉज नहीं कर पाती है। और फिर हमें वहाँ पे कई सारे खून के छींटे दिखाई देते हैं। और फिर हम मिशेल को देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे कर अपने आँखें खोलती है, लेकिन अपने आप को थोड़ा भी घायल न देख वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जहाँ पे वो अपने आँख खोलकर सामने की ओर देखती है, जहाँ पे वो देखती है कि वो रेड गॉब्लिन मारा जा चुका होता है। और ये देखकर तो मिशेल हैरान हो चुकी होती है। जहाँ टकला बंदा मिशेल के पास आते हुए कह रहा होता है, मिशेल क्या तुम ठीक हो। तो मिशेल कहती है हाँ, और वहीं हमें उसके सामने किसी परछाई को दिखाया जाता है। और ये देखकर वो टकला बंदा हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्यों है। जहाँ टकला बंदा कहता है, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारे पार्टी मेंबर को जरा सा भी चोट नहीं आई। बड़किम उसकी बात को इग्नोर करते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम इन लोगों को ठीक से क्यों नहीं मार रहे हो। तो ये बात सुनकर वो टकला हैरान होते हुए कह रहा होता है, माफ करना, लेकिन आप क्या कह रहे हो। तो किम कहता है, कंफर्मेशन किल। जो कहते हुए किम अपनी स्वॉर्ड को सीधे उस रेड गॉब्लिन के शरीर के अंदर स्टेप कर देता है। और उस गॉब्लिन को इतनी ब्रूटली मारने की वजह से वो गॉब्लिन बहुत ही जोर से चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पे एक और गॉब्लिन नाटक कर रहा था। वो भी घबराते हुए उस सीन को देख रहा था। वो भी घबराते हुए अपनी आंख को खोल देता है, जहाँ पे वो घबरा कर अपनी जगह से उड़ जाता है। और ये देखकर वो टकला हैरान होते हुए मन में कहता है, ये कमीने लोग ये बस नाटक कर रहे थे मरने का। जहाँ हम देखते हैं कि कई सारे रेड गॉब्लिन वहाँ से भागने लग जाते हैं। और ये देखकर तो वो हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे तो कई सारे हैं जो कि नाटक कर रहे थे मरने का। और किम उन सभी गॉब्लिन को भागता हुआ देखकर कहता है, ब्लड गॉब्लिन ये एक ऐसी स्पीसीज है जिनके पास इंटेलिजेंस है। लेकिन तभी हमें एक हड्डी के पैर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन सभी रेड गॉब्लिन के सामने कई सारे स्केलेटन सोल्जर आकर खड़े हो जाते हैं। और ये देखकर तो उन सभी की तो बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। और फिर हमें वहाँ पर कई सारे ब्लड गॉब्लिन के खून को दिखाया जाता है। और इन सभी रेड गॉब्लिन को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर तो वो भी एक पल के लिए हैरान हो चुका होता है। और किम कहता है, जब मैंने सुना कि हम मीसा गिल्ड के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं तो मैं अपने दिमाग में बहुत कुछ उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। तो मीसा गिल्ड के बारे में ऐसी बुरी बात सुनकर तो वो बंदा तो गुस्से में आ चुका होता है, जहाँ पर वो गुस्से से किम से कह रहा होता है, हे मिस्टर लोग, तुम यूं ही ऐसे ही बकवास बातें नहीं कर सकते हो। वो किम के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम मिशेल को देखते हैं जहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेती है। जहाँ मिशेल अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उससे कहती है जॉर्डन, और उसकी आंखों में देखकर तो जॉर्डन भी कुछ नहीं कह पाता है। तो जॉर्डन की बात सुनकर किम उससे कहता है, क्या एक पार्टी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है कि वो अपने कॉमरेड को सेफ फील करवाएं। और अगर तुम्हें इस गॉब्लिन के बारे में पहले पता होता कि ये ब्लड गॉब्लिन कैसे हैं, तो तुम्हें पहले इसकी तैयारी कर लेना चाहिए था। और अब जबकि यहाँ पे लीडरशिप की बेसिक बातें भी मौजूद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीसा गिल्ड की जो अफवाहें थी वो सब बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है। तो ये बात सुनकर तो जॉर्डन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि मैं एक परफेक्ट लीडर नहीं हूँ, लेकिन किम उसके थॉट को इग्नोर करते हुए कहता है, लेकिन इन सभी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों से कुछ ज्यादा आशा लगाकर बैठ गया था। और जॉर्डन अपने मन में आगे कहता है, यह हमारे प्राइड का इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो दुनिया को बचाने के लिए आगे आए हैं, और ये सब जानते हुए भी ये हमारी प्राइड का इंसल्ट कर रहा है, ये कमीना। जहाँ जॉर्डन को इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में कैली आते हुए इन सभी बात को संभालते हुए कहता है, यहाँ देखो इशाक, मैं समझ गया आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अब जब हम सभी लोग रंजन के अंदर एक साथ
साथ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हम सभी लोगों को अननेसेसरी प्रोवोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कैली की बात सुनकर मिशेल भी आगे आते हुए कहती है, हाँ हाँ कैली सही कह रहा है, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी मदद की, लेकिन क्या आप इससे पहले बता सकते हो कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? और आखिर आप ये बता सकते हो कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि आपको तो अपनी जगह पे होना चाहिए था, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमारी यहाँ पे इंसल्ट करने आए हो। तो किम अपने पीछे की ओर दिखाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। मेरा जो पार्टी टैंकर मेंबर था उसके पैर में चोट लग चुकी है। जहाँ पे हम उसके पीछे किसी आदमी को देखते हैं जिसके पैर पे पट्टी बंधी हुई होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो होता है ली। जहाँ पे ली आते हुए कह रहा होता है, हेलो एवरीवन। और ये देखकर तो मिशेल हैरान होते हुए कह रही होती है, अरे गॉड आखिर ये कैसे हुआ? ये कहते हुए मिशेल और कैली तुरंत ली के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कैली ली को अपना सहारा दे रहा होता है और ली हंसते हुए कह रहा होता है, बस मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आपको देखती हूँ। तो कैली की बात सुनकर ली हंसते हुए कह रहा होता है, अगर मैं सच कहूँ तो ये मेरे लिए ठीक है। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे मैन होने के प्राइड को एकदम नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे मिशेल तो ली का इलाज करने लग जाती है, और ये देखकर किम अपने मन में कह रहा होता है, ये बिल्कुल सही है, ये लोग सी जुलने से बिल्कुल ही अलग हैं, और ये लोग सचमुच दुनिया को बचाने के इरादे से बिल्कुल ही ईमानदार हैं। और आज जबकि किम के पार्टी मेंबर को चोट लग चुकी है, तो आखिर इसका फायदा कौन उठाने वाला है? ऑब्वियस सी बात है जॉर्डन, क्योंकि बहुत देर से किम जॉर्डन को ताना मार रहा था। जहाँ जॉर्डन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो इसलिए ये हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि अपने पार्टी मेंबर की सही से देखभाल भी नहीं कर सकता, और तुम मुझे ये कह रहे थे कि मुझे बेसिक के बारे में भी नहीं पता है। अब बताओ आखिर यहाँ पे कौन बेसिक के बारे में नहीं जानता है? और फिर जॉर्डन हंसते हुए कह रहा होता है, तो क्या अब मुझे बताओ, क्या एक लीडर की अपने पार्टी मेंबर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और इधर देखो इशाक, दूसरे के ऊपर हमला करने से पहले जरा खुद के गिरबान के अंदर झांक लेना। और उसकी बातें सुनकर तो किम कुछ नहीं कह रहा होता है, तो ये देखकर जॉर्डन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, ओह अरे क्या हुआ, अब तुम दिखावे वाली बातें नहीं कर रहे हो क्या? अब तुम गूंगे हो गए हो? और जॉर्डन की बात सुनकर फिर किम मुस्कुराने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है, जॉर्डन तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जिसकी मुझे उम्मीद थी, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। और फिर किम जॉर्डन से कहता है, खैर मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हूँ, ये मेरे पार्टी मेंबर की गलती है जिसकी वजह से उसने अपना खुद का नुकसान कर लिया। और किम की बात सुनकर ली गुस्से से सहमत होते हुए कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें मेरी ही गलती है, मैं एक बेवकूफ था जिसने अपने लीडर का ऑर्डर नहीं सुना और बेवकूफी से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ। और क्या आपको समझ में आया? और ये मत सोचना कि मैं चट्टान से गिर गया हूँ, जो कहकर वो हंसने लग जाता है। और ये बात सुनकर जॉर्डन हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ अब जबकि आपके पास टैंकर नहीं है तो आप हमला नहीं कर पाएंगे, या फिर आप हमसे मदद मांगने के लिए आए हो, है ना? क्योंकि मुझसे कहता है मैं इसके लिए आया था, लेकिन आपकी पार्टी की हालत देखते हुए क्या हमारी पार्टी का एक साथ आना क्या अच्छा विचार है? मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। इसके बजाय चलो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी पूरी पार्टी मेंबर मेरी लीडरशिप में आ जाए, और अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम लोग इस डंजन से सेफली बाहर निकल जाओगे। और ये बात सुनकर तो जॉर्डन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपने वेपन को जमीन पर पटकते हुए कह रहा होता है, ये कमीना बस तू अपने मुंह से चुटकुला सुनाते रहता है। और फिर जॉर्डन अपने वेपन को जमीन से गिराते हुए कहता है, और वैसे भी किसी भी हालत में हमें उस मॉन्स्टर से लड़ना ही होगा, और अगर तुम चाहते हो तो मैं अपनी पार्टी में तुम्हें शामिल होने का मौका दे सकता हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारे उस लास्ट वर्ड को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चलो अभी आमने सामने की लड़ाई करते हैं, तुम और मैं। इसमें लीडर का पोजीशन दांव पे लगेगा, जो जीतेगा वही होगा सिकंदर। और हमारा सीनशिप वगैरह में न्यूज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जब हम न्यूज में देखते हैं मीसा गिल्ड 7वें फ्लोर डंजन को अटेम्प्ट करने वाला दुनिया का पहला और मीसा गिल्ड जो 7वें फ्लोर डंजन को अटेम्प्ट कर रहा है, आखिर उसके लाइनअप में कौन होगा। और तीसरे न्यूज में हमें ये दिखाया जा रहा होता है जोहान जॉर को मीसा गिल्ड बैकिंग कर रहा है, और उसमें 2 हेडलाइंस भी लिखी थी जिसमें लिखा था सी जुनली और जोहान जॉर मीसा गिल्ड का फ्यूचर। और शाक की पार्टी हेलाउंड हमले के बाद पता नहीं कि वो जिंदा है या फिर मर गया, और मुझे भी नहीं पता है कि न्यूज रिपोर्टर को इसके बारे में क्यों नहीं पता कि शाक पहले डंजन से बाहर निकल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अथॉरिटीज को इसके बारे में पता है कि शाक डंजन से बाहर निकल कर क्लियर हो चुका है डंजन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी बातें छुपाई जा रही है। आने वाले एपिसोड में हमें आगे जरूर बताया जाएगा। और फिर हमें पार्शिने को दिखाया जाता है जहाँ पर वो परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी उसे कोई कहता है, देखो तुम्हारा चेहरा आखिर ऐसा क्यों है, क्या तुम परेशान हो रही हो? और ये बात सुनकर पार्शिने सीधे उसी की तरफ देखती है, जहाँ हमें सामने जॉन जॉर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किकी हंसते हुए कहता है, क्यों जब मास्टर यहाँ पे नहीं होते हैं लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती रहती है, तुम उन सभी चीजों के बारे में परेशान होगी, है ना? बट अभी उसे कोई कहता है, बकवास बातें करना बंद करो और तुम कुछ मैनर्स अपनाओ। तो उसकी बात सुनकर जोहान जॉर्ग अपनी पलके उठाकर उसकी तरफ देखता है, और वो बंदा उससे कहता है, तू कमीने क्या तू भूल चुका है कि बिना परमिशन के यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, और जब मास्टर सी जुनली यहाँ से दूर होते हैं तो वो महिला हमारे मास्टर के सम्मान होती है, और इसका नाम होता है चो सुंग वू, मीसा गिल्ड का एक मेंबर। और अगर मैंने तुम्हें फिर से नियम को तोड़ते हुए देखा तो मैं अपनी आंखें नहीं मूंदूंगा। तो ये सुनकर जोहान जॉर्ग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो बताओ आखिर तुम क्या करोगे? तो उसकी बात सुनकर तो चो सुंग वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लग जाता है। तो जोहान जॉर्ग भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लग जाता है, जहाँ दोनों का इंटरेस्ट
पास माहौल बहुत ही बेकार हो चुका था, जहाँ दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों आपस में लड़ने वाले थे। लेकिन तभी पारसी ने टेबल के ऊपर हाथ पटकते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अभी हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें जो भी करना है वो बस हमारे मास्टर के लिए है। सबसे पहले जो अभी जॉन ने कहा, जो कुछ भी किया जा रहा है उसके बारे में मास्टर से बात नहीं करी गई है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर बीच में पारशीने की बात काटते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है सीजुनली इशाक का इंटरव्यू लेना चाहता है, यानी कि उसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन ऐसा होने से पहले ही हम लोग इशाक को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें ज्यादा देर तक बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले इशाक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है कि वो 5वें फ्लोर A+ वाले डंजन के अंदर गया है, तो क्या वो सही है? तो ये सुनकर पारशीने कहती है, पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये गलत है, लेकिन रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद मुझे पता चल चुका है कि ये सही है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें गिल्ड के उन मेंबर से मिली है जो इस समय अभी अमेज़न में है। और जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इशाक को वहाँ पे देखा गया है और उन लोगों ने ये भी कंफर्म किया है कि वो डंजन के अंदर गया है। तो ये बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर से पूछता है, तो बताओ हमारे गिल्ड के वो मेंबर कौन है जो इशाक के साथ गए हैं? तो ये सुनकर पारशीने कहती है, वे ऐसे मेंबर नहीं है जिनके बारे में अभी हमें पता है, क्योंकि वे ऐसे लोग नहीं है जिनके ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें कोई और मिशन नहीं दे सकते। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर कहता है, इसके अपोजिट ये अच्छा है, वे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हम लापरवाही से नीचे गिरा सके। इस बार मैं इसे अपने हाथों से जान से मारूंगा। तो ये बात सुनकर तो पारशीने के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे जानने के बाद मुझे और भी ज्यादा भरोसा हो चुका है कि तलवारबाज यानी कि स्वॉर्ड मास्टर इसे अपने हिसाब से संभाल लेंगे। और मुझे ये नहीं पता कि इसमें हमें मदद मिलेगी या नहीं, लेकिन वे बेड जो डंजन के अंदर उसे ले जाएगा सभी लोग उसे देख सकते हो। जो कहते हुए जोहान की तरफ हाथ दिखाती है, तो पारशीने को अपनी तरफ हाथ दिखाता हुआ देखकर वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, उन्हें चारा कहना ये थोड़ा हार्श है। खैर इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इशाक से छुटकारा पा सकते हैं तो ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि एमिसरी ऑफ द अंडरवर्ल्ड का इंटेंशन मैंने भी ग्रैब कर लिया है। जो कहते हुए वो मुस्कुराने लग जाता है। और फिर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तो क्या तुमने ये डिसाइड किया कि हम अपने प्लान को कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे? तो पारशीने किसी स्क्रीन को चालू करते हुए कहती है, ये होगा वो लोकेशन, इजिप्ट 6वां फ्लोर A+ रैंक फोनिक्स डंजन। और फिर हमारा शिनशिप वगैरह में डंजन की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किम के स्केलेटन सोल्जर को देखते हैं जिसकी हड्डियां कट चुकी होती है, और वहीं पर हम जॉर्डन को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है, वो भी जमीन पर पड़ा हुआ होता है। और वहीं पर मिशेल और केली जॉर्डन की इस हालत को देखकर परेशान हो रहे होते हैं, जहाँ जॉर्डन कहता है, मैं हार मानता हूँ। और वहीं पर हम किम को भी देखते हैं जो कि दीवार के सहारे खड़ा हुआ होता है। और अब जॉर्डन की ऐसी हालत देखकर तो ली को भी बुरा लगने लग जाता है, जहाँ मन में कह रहा होता है, आई फील यू ब्रो, मुझे भी पता है मैं भी तुम्हारे जैसा पहले था, लेकिन मुझे पता चल चुका है अगर मैं किम से पंगा लूंगा तो मेरे तो लगने ही है, और तुमने भी इस समय गलत आदमी से पंगा लिया है। और फिर किम जॉर्डन के पास आते हुए कह रहा होता है, सो अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि आखिर यहाँ पे विनर कौन है, तो तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे ना, है ना? फिर हमारा शिनशिप वगैरह में 4थे फ्लोर के मेन बॉस का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जॉर्डन को, जहाँ पर वो 4थे फ्लोर के बॉस मास्टर से लड़ रहा था, जहाँ पर उससे लड़ते हुए अपने मन में परेशान होते हुए कहता है, मैं कब से उसके ऊपर हमला कर रहा हूँ, चाहे मैं कितनी बार भी उसके हमले को रोकूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ लेकिन मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। जो कहकर वो मिशेल को आवाज देते हुए कह रहा होता है, मिशेल मैं फिर से वापस उससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे अपने फायर पावर से सपोर्ट करना। तो मिशेल कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और फिर जॉर्डन अपनी स्किल फाइटर ऑफ द टेनेसियस लाइफ स्किल प्रोवोक हैज बीन कास्ट, इस स्किल को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ जॉर्डन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम 2 हेड वाले काउ मॉन्स्टर, तुम अब नहीं बचने वाले। और जॉर्डन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो उस बुल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपने वेपन को तैयार करते हुए सीधे जॉर्डन की तरफ अटैक कर देता है, जहाँ उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अपने एक ही अटैक से नीचे का जमीन भी तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सही समय पर जॉर्डन उस अटैक से डॉज कर लेता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए चिल्लाते हुए कैली को आवाज देता है। और फिर हमें कैली को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पीछे हमें किम के स्केलेटन सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे कैली अपने दोनों वेपन को तैयार करते हुए सीधे जाकर उस बॉस मॉन्स्टर के हाथ पे स्टैप कर देता है। और फिर कैली अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ के ऊपर कई सारे कट मार देता है, जहाँ फिर वो तेजी से नीचे उतर जाता है। और हम किम के स्केलेटन सोल्जर को भी देखते हैं जो कि लगातार उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और वहीं पर हम मिशेल और किम के स्केलेटन मेज को भी देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फायर पावर से उस बुल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और अपने प्लान को ऐसा वर्क करता हुआ देखकर तो जॉर्डन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है वो किम और ली को देखकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है, मैं इसे बहुत आसानी से ले रहा था, आखिर मैंने ये क्यों सोचा कि मैं इस आदमी के साथ साथ लगा सकता हूँ। लेकिन तभी हम किम को देखते हैं जो जॉर्डन को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। तो ये देखकर तो जॉर्डन भी कंफ्यूज हो चुका होता है, लेकिन तभी कैली उसे आवाज देते हुए कह रहा होता है, जॉर्डन। तो कैली को अपने आप को बुलाता हुआ देखकर वो तुरंत ही कैली की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पर वो कंफ्यूज होते हुए कैली को देख रहा होता है। लेकिन जैसे वो देखता है कि सामने उसकी मौत खड़ी होती है, तो ये देखकर तो भी परेशान हो चुका होता है, जहाँ जॉर्डन उस जगह से हटने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका पैर तो नीचे जमीन पर फंस चुका होता है, और ये देखकर वो परेशान होते हुए कहता है, मेरा लेग। लेकिन तभी जॉर्डन देखता है कि बुल मॉन्स्टर का अटैक उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ रहा था, तो ये देखकर वो भी परेशान होते हुए कहता है,
डैम इट, मैं डॉज करने में बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बचा हुआ है, मुझे इसे अपनी बॉडी से ही रोकना होगा। जो सोचकर उस अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है और फिर हमें वहाँ पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और ये सीन देखकर तो मिशेल जॉर्डन के लिए परेशान हो चुकी होती है और फिर हमें उस धुएं के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बुल मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, जहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है और हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है जिसे जरा सा भी चोट नहीं लगी होती है। तो ये देखकर वो भी कंफ्यूज होते हुए अपनी धीरे से आंखें खोलता है, जहाँ पर वो सामने देखकर तो हैरान हो चुका होता है, जहाँ जॉर्डन देखता है कि उस बंदे के हैं गोल्डन हेयर और कैली कहता है लगभग तो मुझे ऐसा लग चुका था कि तुम वहाँ पर मारे जा चुके हो, लेकिन जहाँ हम सामने देखते हैं कि किम ने उसे बचा लिया था, लेकिन जिस तरह जॉर्डन को पकड़ा था तो ये देखकर जॉर्डन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या अब तुम मुझे नीचे नहीं उतार सकते। तो किम मुस्कुराते हुए कहता है जैसा मेरी राजकुमारी का डिमांड हो। जो कहकर किम उसे जमीन पर पटक देता है और ये देखकर तो जॉर्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो गुस्से से कह रहा होता है तू कमीने। लेकिन तभी मिशेल उसके पास आते हुए कह रही होती है जॉर्डन क्या तुम ठीक हो। तो जॉर्डन कहता है हाँ लकीली मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। बट तभी जॉर्डन किम को देखता है, जहाँ पर देखता है कि किम उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था। तो ये देखकर जॉर्डन उसे बुलाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम वहाँ पे कहाँ जा रहे हो। तो किम उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है अब जबकि टैंकर यहाँ से बाहर हो चुका है तो किसी न किसी को तो ये रोल निभाना ही होगा। तो ये बात सुनकर जॉर्डन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम क्या बुलशिट वाली बातें कर रहे हो, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम वहाँ पर उसके लिए एक मीट का शील्ड बनने जा रहे हो, यानी कि उसके लिए खाना बनने जा रहे हो। आखिर एक डैमेज डीलर उसकी ओस में जाकर क्या करेगा, तुम वहाँ पे मारे जाओगे। तो किम बहुत ही सीरियस होते हुए उससे कहता है तो फिर आखिर तुम क्या सजेस्ट करोगे, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है, और अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ मैं वहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो जॉर्डन उससे कहता है अगर यहाँ पे कोई मरने वाला है तो ये बेहतर होगा कि वो मैं हूँ। तो ये सुनकर किम उससे कहता है उस पैर के साथ तुम वहाँ पर जाओगे तो ये सुसाइड ही होगा, और अगर तुम यहाँ पे मारे गए तो तुम्हारी पार्टी मेंबर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कौन लेगा। और फिर किम आगे उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है और ये थॉट तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है कि एक लीडर के रूप में सेक्रीफाइस करना ये कोई अच्छी बात है, और इस तरह की बातें सोचने के बजाय तुम्हें खुद को बहुत ही ट्रेन करना चाहिए था ताकि ऐसी कंडीशन शुरू में ही ना स्टार्ट हो। और एक टैंकर जो अटैक का चारा नहीं होता है, जो उनके सिर्फ अटैक को रोकता है बल्कि वो उनके ऊपर अटैक भी कर सकता है। जो कहकर वो अपनी जगह से गायब होते हुए सीधे उस हेलोन बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ वो आगे कहता है अपने टीममेट को इनफ टाइम देना यही एक टैंकर का अल्टीमेटली रोल होता है, और ये मैं तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखो और मुझसे सीखो। और फिर हमारा सीनशिप वगैरह में दूसरी तरफ ओचन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओचन कह रहा होता है वाह वाह जरा देखो आखिर ये कौन है, आखिर इतना घटिया इंसान इस फिजूल खर्ची वाली जगह पे कैसे आ गया। तो ओचन की बात सुनकर उसके सामने जो बंदा बैठा हुआ था उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा होता है सच में तुम लड़के तुम मेरा इतना ज्यादा जोश से स्वागत कर रहे हो तो क्या तुम नहीं जानते कि किसी एक्सट्रीमली गरीब इंसान के साथ आखिर कैसा व्यवहार किया जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि ओचन ने इसका स्वागत सिर्फ एक कॉफी के पैकेट से किया होता है और वो भी फ्री वाले माल से। जहाँ हम देखते हैं कि वो बंदा होता है ड्रैगन स्लेयर, जहाँ वो कहता है आखिर तुम्हारे घटिया कहने से मतलब क्या है। बट हम देखते हैं कि ओचन गुस्से से सीधे पॉइंट पे आते हुए कह रहा होता है खैर आखिर बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या चीज लेकर आया है, और तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम यहाँ पे बिना किसी वजह से तो नहीं आए होगे। ड्रैगन स्लेयर कहता है बेशक मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बताओ आखिर मैं इतना दूर क्यों ही आता, या फिर मेरे जैसे बूढ़े या बेढंग इंसान के बाल गिरते हुए देखने के लिए। और फिर ड्रैगन स्लेयर सीरियस होते हुए कहता है खैर बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, चलो दुनिया को बचाएं, क्या वो वर्ड अभी भी वैलिड है। तो ये बात सुनकर तो ओचन भी एक पल के लिए हैरान हो चुका होता है, और फिर ड्रैगन स्लेयर कहता है जिस दिन मिस्टर ली मरे थे तभी मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया था। और मिस्टर ली की बात सुनकर तो ओचन भी एक पल के लिए हैरान हो चुका होता है, जहाँ पर वो अपनी मुंडी साइड करते हुए सीधे अपने सामने की ओर देखता है, और ये देखकर तो ड्रैगन स्लेयर भी एक पल के लिए हैरान हो चुका होता है, जहाँ वो भी कंफ्यूज होते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ में पीछे सेक्रेटरी ली को दिखाया जाता है जो कि शांति से अपना काम कर रही होती है। और फिर ओचन हड़बड़ाते हुए ड्रैगन स्लेयर का जवाब देते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूँ तो मैं हमेशा ये श्योर करता हूँ कि वो काम हो। और इसे ऐसा हड़बड़ाता हुआ देखकर ड्रैगन स्लेयर भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुका होता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है वैसे भी तुम ये कह रहे हो कि तुमने अभी तक अपना मन नहीं बदला। लेकिन तभी ओचन ड्रैगन स्लेयर की बात काटते हुए कह रहा होता है और एक और बात। तो ये बात सुनकर तो ड्रैगन स्लेयर भी कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ पे ओचन बड़े सीरियस होते हुए कहता है एक एहसान का बदला हम दुगना चुकाते हैं, और अगर हम किसी से बदला लेते हैं तो वो चौगना चुकाते हैं, और इसी तरह हम सेटिस्फाई होते हैं। और वहीं से हमारा सीनशिप वगैरह में बुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और ये देखकर तो जॉर्डन भी परेशान होते हुए कह रहा होता है नो वे, जहाँ पर मन में कह रहा होता है इसके पास तो ऐसी कोई स्किल भी नहीं है जो उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके, लेकिन वो इसके अटैक को ऐसे डॉज कर रहा है जैसे उसके सामने वो कुछ है ही नहीं। और इतना ही नहीं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसे ये पता है कि आखिर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कहाँ करने वाला है। हाँ लेकिन अगर वो लगातार इसके अटैक को डॉज करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जीतने का कोई मौका है। और हमें किम के पीछे दिखाया जाता है जिसके आगे और कोई रास्ता नहीं होता है, और ये देखकर तो जॉर्डन भी परेशान हो चुका होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है, और जॉर्डन उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है जरा वहाँ देखो तुम्हारे पीछे और कोई रास्ता नहीं है। और फिर हमें उस बुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, जहाँ फिर हमें वहाँ पे एक जोरदार धमाका
दिखाया जाता है। और ये देखकर तो जॉर्डन के पार्टी मेंबर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और हम ली को देखते हैं जिसे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता है। और जॉर्डन अपने मन में कहता है डैम इट, उसकी पर्सनैलिटी भले ही कितनी भी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, लेकिन उसे यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए था, ये मेरी वजह से है। अगर मैं बॉस के सामने जाकर खुद को सेक्रीफाइस कर देता तो मैं अपनी जान देकर इस पूरी सिचुएशन को खत्म कर सकता था। और अब जबकि मैंने सभी स्केलेटन सोल्जर को भी खो दिया है तो इसलिए अब हमारे जीतने का कोई रास्ता नहीं है। जो सोचकर वो परेशान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं किम के स्केलेटन सोल्जर को जो कि तेजी से उबुल मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखकर तो जॉर्डन भी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या रुको, स्केलेटन सोल्जर तो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जहाँ हमें उस दीवार के अंदर दिखाया जाता है कि किम अभी जिंदा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि उस बुल मॉन्स्टर का सींग उस दीवार के अंदर फंस चुका होता है। तो किम का यही प्लान होता है और किम अपने वेपन को घुमाते हुए हंसते हुए उससे कहता है क्या हुआ, अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। जो कहकर किम अपनी जगह से गायब होते हुए सीधे उसके हेड के पास पहुंचते हुए सीधे उसके सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा यानी कि उसकी आंख के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमें खून के छींटे दिखाई देते हैं। जहाँ सिस्टम भी किम से कह रहा होता है द रूलर ऑफ द लेबिरिंथ मिनट और ब्लड पॉइजन से अफेक्टेड हो चुका है और उसकी आंख फोड़ने की वजह से उस बुल मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। जहाँ पे वो अपना सींग बड़े गुस्से से उस जगह से निकाल देता है। तो ये देखकर किम उस जगह से दूर जाते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उसके अंदर अभी भी कुछ ताकत बाकी है, मुझे लगा था कि वो हमें और कुछ समय दे पाएगा, अब जबकि वो थोड़ा सा समझदार है इसलिए वापस से वो चाल उसके ऊपर खेलना ये थोड़ा मुश्किल होगा। और हम सैलॉन बुल को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपनी किलिंग इंटन को रिलीज करते हुए किम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और किम उसे देखते हुए कह रहा होता है लो समय हो चुका है ये इंश्योर करने का कि इसका टारगेट अब मैं ही बन चुका हूँ, तो अब मुझे अपना धमाका स्टार्ट कर देना चाहिए। जहाँ हम सैलॉन बुल को देखते हैं जो कि अपनी जगह से गायब होते हुए सीधे उड़कर किम के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो किम उसे देखते हुए मन में कहता है मुझे पता था ये हमला मेरे ऊपर से करेगा और अपनी पूरी ताकत लगाएगा ताकि वो एक ही हमले के अंदर मुझे खत्म कर सके जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं उसके चेहरे के ऊपर अचानक से एक रेड गॉब्लिन की लाश आ जाती है। तो ये देखकर तो वो भी हेलॉन एक पल के लिए कंफ्यूज हो चुका होता है। जहाँ पर वो अपने बाजू देखता है और हम देखते हैं कि कई सारे स्केलेटन सोल्जर उसके ऊपर गॉब्लिन की मरी हुई लाश फेंक रहे होते हैं और जैसे जैसे नजदीक कर वो लाश उसके पास आते जा रही होती है वो अचानक से उन सभी की लाश गोल्डन रोशनी में चमकने लग जाती है। और ये देखकर किम मुस्कुराने लग जाता है और किम की स्किल एमेसरी ऑफ द अंडरवर्ल्ड एक्सप्लोजन ऑफ कोर्स हैज बीन एक्टिवेट। जहाँ हम देखते हैं उसके पास जितनी भी लाश होती है वो सभी एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। और ये सीन देखकर तो उन तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा होता अचानक से ये रुख कैसे बदल गया। और इसी के साथ हम उस हेलॉन बुल की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ धमाके के साथ ही किम के जितने भी स्केलेटन सोल्जर होते हैं वो सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे उस बुल के पास जाते हुए अपने वेपन की मदद से लगातार उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन सब के अटैक की वजह से वो बुल मॉन्स्टर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। जहाँ हम देखते हैं कि किम के स्केलेटन सोल्जर अपने अटैक को रोक ही नहीं रहे होते हैं, वो लगातार उसके ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं और किम बड़े शांति से उस जगह से आ रहा होता है। और ये देखकर तो जॉर्डन की तो हालत डाउन हो चुकी होती है। और अब हमारा सीनशिप वगैरह में जोहान की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोहान कहता है क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुमने मुझे अकेले रहने के लिए कहा है? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? तो जोहान की बात सुनकर पार्शी ने उसे शांति से घूर रही होती है और फिर उससे कहती है जो चीज हमने तुमसे पहले मांगी थी आखिर उसका क्या हुआ? तो जोहान बड़े आराम से कहता है क्या तुम बलवंत के बारे में बात कर रहे हो, है ना? वहाँ पे कोई ऐसा इंसान था जो मुझसे भी तेज था, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील हो रहा है, तो बताओ आखिर मैं क्या करूँ? तो ये बात सुनकर पार्शी ने हैरान होते हुए मन में कह रही होती है क्या बलवंत के लिए पहले वहाँ पे कोई था? आखिर वो कौन है? आखिर हमारे अलावा ऐसा कौन इंसान है जो उस तलवार को टारगेट कर रहा है? और चोसोंगो को जोहान की ये सारी बातें सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। जहाँ पर वो गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं और इसकी बकवास नहीं सुन सकता। जो कहकर अपनी इन्वेंट्री से अपने डैगर को निकालते हुए तुरंत ही जोहान के पीछे आ जाता है। जहाँ पर वो जोहान के गर्दन के ऊपर अपने नाइफ को रख देता है। जहाँ वो गुस्से से कहता है यहाँ तक कि तुम जैसा घटिया इंसान भी दूसरों की इज्जत करना सीख जाएगा जब ये मेरा डैगर तुम्हारे फेस के अंदर घुसेगा। बट जोहान को तो इस बात से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा होता है आखिर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं तुम लोगों के लिए एक अनमोल चारा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों पर धमका रहे हो। और क्या तुम लोग ये भूल चुके हो कि तुम लोग मेरी मदद के बिना इशाक को नहीं फंसा सकते? तो ये बात सुनकर चोसुंगू उसके ऊपर भड़कते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे जैसे कचड़े से छुटकारा पा लूंगा और तुम्हारी जगह लेकर मैं इजिप्ट में चला जाऊंगा और बस बहुत हो गया। जो कहकर वो उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पार्शी ने कहती है ये सही कह रहा है। तो ये बात सुनकर चोसुनवू जो उसके ऊपर हमला कर रहा था वो भी रुक जाता है, वो भी पार्शी की तरफ देखने लग जाता है। जहाँ पे पार्शी ने कहती है हमारे पास इशाक को फंसाने के लिए जोहान के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो पार्शी की बात सुनकर तो चोसुंगू शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे जोहान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जोहान ये देखकर हंसते हुए कह रहा होता है जैसा कि वॉइस मास्टर से एक्सपेक्ट किया था। तो पार्शी ने ये सभी सीन देखकर तो वो भी परेशान होते हुए कह रही होती है अगर ये सब हो चुका है तो जोहान तुम अपना अच्छे से काम निभाना और एक चारे के रूप में तुम्हें श्योर करना कि तुम अपना काम अच्छे से कर सको। और यहीं से हमारा सीनशिप वगैरह में दूसरी तरफ फॉरेस्ट जायंट डंजन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स 5वें फ्लोर डंजन के ऊपर पहुंच चुके होते हैं और वहीं पर हम
किम और ली को भी देखते हैं, जहाँ पे किम की नजर सीधे साइड की ओर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं थंडर किंग के सभी मेंबर को, जहाँ उनमें से उसका कैप्टन आते हुए कह रहा होता है, तुम उतने ज्यादा स्किल्ड हो जितना रूमर्स में बताया गया है, और तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मेहनत की वजह से हमें थोड़ी भी मेहनत नहीं करना पड़ा और हम सेफली यहाँ पे पहुंच गए। तो ये सुनकर किम उससे कहता है, तो क्या हुआ? तो उसका कैप्टन उसके पास आते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, अरे कुछ खास नहीं, बस मैं ये श्योर कर रहा था आपने जो हमसे वादा किया था आप उसे भूले तो नहीं हो, है ना? किम उससे कहता है, क्या तुम इस डंजन के रिवॉर्ड को अपने पास लेने की बात कर रहे हो? तो ये बात सुनकर उसका कैप्टन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से याद है। जो कहकर वो कैप्टन किम से और बातें करने लग जाता है, और वहीं हम दूसरी तरफ जॉर्डन को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। बट अभी उसके पास मिशेल आते हुए कह रही होती है, जॉर्डन क्या तुम ठीक हो? तो जॉर्डन हंसते हुए कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कैली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जॉर्डन पहले फाइट में जो कुछ भी हुआ उसका असर तुम अपने ऊपर मत पड़ने दो। तो कैली की बात सुनकर तो जॉर्डन भी परेशान हो चुका होता है, वो मन में सोच रहा होता है आखिर इसे कैसे पता चला। और मिशेल भी हंसते हुए कह रही होती है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, और ये सिर्फ इतना ही है कि इशाक बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है, और जो तुम उसके साथ हार चुके हो वो इतना भी गलत नहीं है। और मिशेल की ये सारी बातें तो उसे छुरे की तरह चुभ रही होती है। तो मिशेल की बात सुनकर जॉर्डन अपने मन में कह रहा होता है, क्या वो मुझे शांत करने की कोशिश कर रही है या फिर वो मेरी इंसल्ट कर रही है? लेकिन फिर भी जॉर्डन सभी की बात इग्नोर करते हुए उन दोनों का थैंक यू करने लग जाता है, और वहीं पर दूर खड़ा किम इन तीनों को देख रहा होता है, जहाँ इसी के साथ हमें इसकी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिशेल उसकी पास्ट लाइफ में मारी जा चुकी होती है। और वहीं पर हम किम और जॉर्डन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुके होते हैं, और साथ ही किम अपने मन में कहता है, हमारे जिंदा रहने का लगभग चांस 50-50% है, हमारे जिंदा रहने का चांस कम से कम 50% है, लेकिन इस बार ये अलग होगा क्योंकि इस बार मैंने ऐसे प्लान को तैयार किया है जिससे हमारा कम से कम नुकसान होगा और हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। जहाँ किम ये सारी बातें मन में कह रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, और ये आवाज सुनकर तो दोनों ही गिल्ड मेंबर उसी तरफ देखने लग जाते हैं, और किम उस तरफ देखते हुए कहता है, वो आ रहा है। और हमें दूसरी तरफ ओचेन और ड्रैगन सेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओचेन परेशान होते हुए ड्रैगन सेल से कहता है, तुम इधर उधर की बातें बात करना बंद करोगे क्या? तुम डायरेक्ट पॉइंट पर आकर बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पे किस बिजनेस के लिए आए हो? तो बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ड्रैगन सेल ओचेन से कहता है, अगर तुम पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए बिल्कुल ही ईमानदार हो, जो कहकर वो अपने कॉफी के कप को टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, तो मेरे पास ऐसा कुछ आइटम है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ओचेन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या आइटम? आखिर वो किस तरह का है? तो ड्रैगन सेल अपनी इन्वेंट्री से अपने उस वेपन को निकाल देता है। तो उस वेपन को देखकर तो ओचेन और सेक्रेटरी ली दोनों जन हैरान हो चुके होते हैं, जहाँ में उस वेपन को दिखाया जाता है जो कि होता है एक स्वॉर्ड। और उस वेपन को देखकर ओचेन हैरान होते हुए उस वेपन को अपने हाथ में लेकर कह रहा होता है, ये तो बल्मिंग। बट तभी ड्रैगन स्लेयर उससे कहता है, बिल्कुल सही, ये वही आइटम है जो कमीने मीसागिल चुपके से ढूंढ रहे थे, और अगर मैं सही हूँ तो ये वही स्वॉर्ड है जो सेवियर को भी मार सकता है, यानी कि जिसने आपको पावर दिया है। इट्स मीन गॉड। वेल मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इसमें सेवियर बताया गया है, और सेवियर का क्या मतलब होता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके कई सारे मतलब हैं। बट आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को इसके बारे में जरूर पता चलेगा, लेकिन ये मेरा थॉट था इसलिए मैंने आप लोगों को बताना जरूर समझा। लेकिन हम ओचेन को देखते हैं जिसे उसकी बातों से ज्यादा से भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो अपनी चमचमाती आंखों से बस उस स्वॉर्ड को देख रहा होता है, और फिर ओचेन अपने कमीनेपन पर वापस आते हुए कह रहा होता है, क्या ये बिल्कुल मेरे लिए फ्री है? तो ये बात सुनकर तो ड्रैगन से भी कुछ नहीं कह पाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही स्वॉर्ड है जिससे किम को मारा गया था। तो यार हमारा शो यहीं पे एंड होता है।